हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट लेक्चर में क्लास 12 का केमिस्ट्री स्टार्ट किए थे और केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट ये हम लोग स्टार्ट कर दिए थे। देखिए, सॉलिड स्टेट के बारे में जितनी भी बेसिक जानकारी थी, ठोस, द्रव, गैस, ये सब के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था। अगर वो लास्ट लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पहले वो लेक्चर देखें। और उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था ठोसों को ज्यामिति के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं, और एक होता है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसे हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। और इसके मैंने आपको बहुत सारे गुण बता दिए थे। मैंने आपको इसकी देशिकता बता दी थी कि क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, विषम देशिक होते हैं या समदेशिक होते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद मैंने आपको विदलन का गुण बताया था कि सम जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो सम विदलन प्रदर्शित करते हैं और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषम विदलन प्रदर्शित करते हैं। विदलन मतलब होता है काटना। मतलब अगर आप क्रिस्टलीय ठोस को काटते हैं, आप पनीर कटते हुए आपने देखा होगा, जब पनीर को काटा जाता है तो उसकी जो सतह प्राप्त होती है वो चिकनी प्राप्त होती है, तो वो क्रिस्टलीय ठोस है। तो क्रिस्टलीय ठोस सम विदलन प्रदर्शित करते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस विषम विदलन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और मैंने आपको बताया था इसका द्रवनांक और क्वथनांक। देखिए, जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसका द्रवनांक और क्वथनांक निश्चित होता है। एक पॉइंट पे आके वो ठोस से द्रव बनते हैं और द्रव से गैस बनते हैं। जैसे कि आप बर्फ का टुकड़ा ले लीजिएगा, तो बर्फ के टुकड़े को अगर आप गर्म कीजिएगा तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा और उसके बाद उसमें अवस्था परिवर्तन होगा और वो जल में परिवर्तित हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप उसे और गर्म कीजिएगा तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे जाकर के उसके बाद वो गैस में परिवर्तन होने लगेगा। लेकिन अब अक्रिस्टलीय ठोस, इसका उदाहरण जो एक रबर है, अगर आप रबर को आग लगाते हैं, उसे उष्मा देते हैं, तो रबर आपने जलते हुए देखा होगा। जो गाड़ी का टायर होता है उसे ही रबर बोलते हैं। जब उसे जलाया जाता है तो क्या होता है कि उसका कुछ भाग धुआं बन के उड़ता है, जो काला काला धुआं होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वो उड़ जाता है। और जो जहां पे वो उष्मा पकड़ता है वहां पे चिपचिपा होता है और उसका कुछ भाग ठोस में रहता है। मतलब जो अक्रिस्टलीय ठोस है उसका द्रव्यमान क्वथनांक एक निश्चित परास में होता है। ठीक है। तो निश्चित नहीं होता है, एक परास में होता है। जैसे कि 50 से 100 डिग्री सेल्सियस पे ये पूरा परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जो क्रिस्टलीय ठोस होता है इसका एक निश्चित द्रव्यमानक और क्वथनांक होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसका फिक्स होता है। आज हम लोग इसके आगे का गुण देखेंगे। एक दो गुण मैं आपको बताऊंगा और इस वीडियो में क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस के गुण के अंतर ये सब मैं आपको बता दूंगा। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में इकाई सेल के बारे में। ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस के बारे में हम लोग पूरा डीपली पढ़ने वाले हैं और इकाई सेल का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए मैं आपको वो गुण बता देता हूं। उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, ये जो लेक्चर सीरीज है ये क्लास 12 के केमिस्ट्री के लिए है और सभी बोर्ड्स के लिए है, प्लस ये जेई और नीट्स के स्टूडेंट के लिए भी है। ठीक है। अभी जो मैं आपको गुण बताऊंगा, जो कि गुण का नाम है शीतलन वक्र, ये जो गुण है ये जेई और नीट स्टूडेंट के लिए है। 12th में इससे क्वेश्चंस नहीं आती है, बट अगर आप देख लेंगे तो आपके लिए ही ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि अभी जो है बोर्ड से काफी डीप से क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपका शीतलन वक्र सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये जेई और नीट के सिलेबस में है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो टॉपिक आपका क्या चलेगा? शीतलन वक्र। शीतलन वक्र मीन्स कूलिंग कर्व। तो क्रिस्टलीय ठोस का कर्व क्या होता है? सतत होता है या असतत होता है? या फिर अक्रिस्टलीय ठोस का जो वक्र होता है वो सतत होता है या असतत होता है? मतलब कंटिन्यूअस होता है कि नॉन कंटिन्यूअस होता है? तो वो देखिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, शीतलन वक्र, कूलिंग कर्व, ये जो टॉपिक है ये जेई और नीट के स्टूडेंट के लिए है। ठीक है। लेकिन अगर आप क्लास 12 में केमिस्ट्री लिए हुए हैं तो आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आप भी देख लीजिए। देखिए, शीतलन वक्र, कूलिंग कर्व, वक्र मतलब होता है कर्व, मतलब ग्राफ बनाना। देखिए, शीतलन वक्र क्या होता है? जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं NaCl का। NaCl मीन्स क्या होता है? साधारण नमक। अगर इस नमक के क्यूब को अगर हम गर्म करते हैं तो ये क्या बनेगा? पहले द्रव बनेगा और द्रव से क्या बनेगा? गैस बनेगा। यही ना होगा? ये ठोस अवस्था में है NaCl, इससे ये द्रव बनेगा, द्रव से गैस में बनेगा, मतलब हीट देने पर क्रिस्टलीय ठोस। मैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बीच में अंतर बता रहा हूं आपको शीतलन वक्र का। तो देखिए, जैसे कि आप एक बर्फ का एग्जांपल ले लीजिए। मान लेते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ है। ठीक है। अगर इसे हम लोग हीट करते हैं तो ये हीट होते 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 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा। उसके बाद अगर हम और हीट करते हैं तो ये देखिए, यहाँ पे ये क्या था? ठोस अवस्था में था। 10 - 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ क्या था? ठोस अवस्था में। और 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इसके बाद ये किस पे हो जाएगा? द्रव अवस्था में। उसके बाद 3 डिग्री से और ऊपर 4 डिग्री करेंगे, उसके बाद 40, 50, 60,
ऐसे करते करते जब 100 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ये द्रव्य अवस्था में रहेगा, ये जो बर्फ है। बट 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जैसे हम लोग कर देंगे 101 डिग्री सेल्सियस, तो वो गैस में बदलना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं? जब वो जो बर्फ था ठोस अवस्था में जब था, अगर उसे हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस पे लाते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जब तक वो बर्फ नहीं आता है तब तक वो जो बर्फ है वो ठोस ही अवस्था में रहेगा। मतलब 0 डिग्री पे आकर के वो मतलब सतत हो जाएगा। मतलब एक टाइम पे वो नीचे आएगा, देखिए ठोस यहाँ पे था -10 डिग्री सेल्सियस, वो नीचे आएगा और 0 डिग्री सेल्सियस पे वो ऐसा हो जाएगा। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे वो जो पूरा बर्फ है, जैसे कि आपने 1 केजी बर्फ ले लिया तो 1 केजी जो बर्फ होगा वेट उसका, वो पूरा 1 केजी बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे एक साथ पिघलेगा। समझ में आ रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस पे वो बर्फ एक साथ पिघलेगा। फिर अगर 0 डिग्री सेल्सियस अगर हम और गर्म करेंगे तो वो नीचे जाएगा, गर्म होते जाएगा होते जाएगा, मतलब ठंडा होते जाएगा, मतलब बर्फ जो है वो गर्म हो रहा है, ठीक है। तो वो पिघलते जाएगा, पिघलने के बाद जब 100 डिग्री सेल्सियस आएगा तो वो फिर ग्राफ क्या हो जाएगा? स्ट्रेट हो जाएगा। स्ट्रेट होने का मतलब है कि 100 डिग्री सेल्सियस के जब हम ऊपर जाएंगे उससे पहले जितना भी ये द्रव है वो टोटल द्रव क्या हो जाएगा? द्रव अवस्था में आ जाएगा। मतलब टोटल जो ये लिक्विड है वो द्रव अवस्था में आ जाएगी। और जब 100 डिग्री सेल्सियस से हम लोग ऊपर करेंगे तो ये धीरे धीरे फिर गैस बनना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया? मतलब ये जो टाइम है, ये जो सीधा वक्र है, ये क्या हो रहा है? अवस्था परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रही है? अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन मतलब चेंज ऑफ स्टेट। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है? अवस्था परिवर्तन हो रहा है। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है? अवस्था का परिवर्तन हो रहा है। तो शीतलन वक्र मतलब देखिए, सतत और असतत किसे कहते हैं? तो सतत मतलब होता है जब आप कोई ग्राफ बनाते हैं तो बिना पेन को उठाए, जैसे कि ये हो गया सतत, मतलब यहां से पेन लिए और चलाते गए, कहीं पर भी पेन उठाना ना पड़े, उसे बोलते हैं सतत ग्राफ। मतलब वो कहीं पर भी नहीं कटे, जैसे कि पेन एक बार भी उठाना नहीं पड़े, ये क्या है? सतत ग्राफ है। असतत किसे बोलेंगे? जैसे कि ये ग्राफ है, यहाँ पे एक ग्राफ हो गया, फिर यहाँ पे हम लोग पेन उठा दिए, फिर यहाँ से एक ग्राफ चालू हो गया, ये दोनों अलग अलग ग्राफ है, तो यहाँ पे ये कट रहा है, देखिए, तो ये क्या होगा? असतत ग्राफ होगा। तो ये जो ग्राफ कैसा है? देखिए यहाँ पे एक बार ये ऐसे किए, तो यहाँ पे एक बार ये कटा, फिर ये ऐसे, फिर ये नीचे, फिर ये ऐसा, तो ये असतत ग्राफ है, कट रहा है। देखिए एक बार पेन उठाने से नहीं हो रहा, यहाँ पे आए तो यहाँ अवस्था परिवर्तन हुआ, फिर यहाँ पे ये अवस्था परिवर्तन हुआ, फिर यहाँ पे अवस्था परिवर्तन हुआ, ऐसे करके अवस्था परिवर्तन हो रहा है। समझ में आया? लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है उसका ग्राफ कैसा होता है? वो क्या होता है? अगर उसे हम ठंडा करते हैं तो वो एक निश्चित सतत अवस्था में वो ठंडा होता है, या अगर हम उसे गर्म करते हो तो वो निश्चित एक तापमान में गर्म होता है। देखिए यहाँ पे हम लोग पेन लिए और इसको एक निश्चित तापमान का वक्र बनाए, तो ये किसका वक्र है? अक्रिस्टलीय ठोस का। और ये वक्र किसका है? क्रिस्टलीय ठोस का। मतलब क्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र क्या होता है? असतत होता है, नॉन कंटिन्यूअस। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र क्या होता है? सतत होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा इसे देख लें, ठीक है? बहुत आसान है। यहाँ पर जो ये उष्मा जो हम लोग दे रहे हैं ना, तो पहले उष्मा खर्चा हो रही है इसे -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर लाने में। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पे एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें कि वो जो पूरा ठोस है, पूरा बर्फ है, वो क्या होता है? द्रव में परिवर्तन होने लगता है। तो वो जो पूरी उष्मा है वो अवस्था परिवर्तन में खर्च होने लगती है। आपको पता है जो ऊर्जा होती है, जो उष्मा होती है, वो अपना रूप चेंज करती है, वो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जाती है। तो जो उष्मा इसे बर्फ से मतलब ठोस से द्रव बना रही थी, वही उष्मा यहाँ पे अवस्था परिवर्तन में लग रही है। फिर से जब वो द्रव बन गया तो द्रव से जो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा है, मतलब गैसीय अवस्था की ओर जा रहा है, तो वो गैसीय अवस्था की ओर जाएगा और 100 डिग्री सेल्सियस पे एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वो फिर से अपनी पूरी उष्मा अवस्था परिवर्तन में लगा देगा और फिर वो गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। तो आपको मोटा मोटा याद रखना है, जो क्रिस्टलीय ठोस है उसका शीतलन वक्र असतत होता है, मतलब नॉन कंटिन्यूअस, और जो अक्रिस्टलीय ठोस है उसका जो शीतलन वक्र होता है वो सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है? तो आपका जो है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस का अंतर समाप्त हुआ।
मैंने आपको टोटल अंतर इसका बता दिया है, ठीक है। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे जरूर देखिए। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्रिस्टल के पढ़ने वाले हैं। देखिए हम लोग क्रिस्टलीय ठोस और ऑक्सीजलीय ठोस पढ़ लिए। आपका सिलेबस में ऑक्सीजलीय ठोस इतना ही था। क्रिस्टलीय ठोस के बारे में आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो क्रिस्टलीय ठोस में क्रिस्टल आ रहा है, तो आपको क्रिस्टल के बारे में पढ़ना है, क्रिस्टल तंत्र पढ़ना है, क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं ये सब पढ़ना है। मतलब आपको क्रिस्टल के बारे में पूरा डिटेल नॉलेज लेना है। तो चलिए इसे रब करते हैं, मैं आपको क्रिस्टल के बारे में बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए क्रिस्टल, तो क्रिस्टल हम लोग किसे बोलेंगे, मतलब क्रिस्टल का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए संरचनात्मक इकाई ये क्या होती है, या तो परमाणु हो, या अणु हो, या आयन हो। मतलब या तो एटम होना चाहिए, या मॉलिक्यूल होना चाहिए, या आयंस होना चाहिए। इन तीनों में से कोई भी हो उसे संरचनात्मक इकाई बोलते हैं। तो क्रिस्टल का निर्माण कैसे होता है, जब संरचनात्मक इकाई आपस में एक निश्चित क्रम में जुड़ते हैं तब उससे क्रिस्टल का निर्माण होता है। तो आपको परिभाषा में क्या लिखना है, क्रिस्टल संरचनात्मक इकाइयों को नियमित अवस्था में निश्चित क्रम में जुड़ने से क्रिस्टल का निर्माण होता है। समझ में आ गया। बगल में देखिए आपको परिभाषा आ भी रहा होगा, आप इसे कॉपी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो क्रिस्टल आप लोग समझ गए किसे बोलेंगे। क्रिस्टल जो है संरचनात्मक इकाइयों को एक नियमित अवस्था में और निश्चित क्रम में जुड़ने से क्रिस्टल का निर्माण होता है। और एक क्या होता है, क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक किसे कहेंगे। तो देखिए क्रिस्टल और क्रिस्टल जालक अलग अलग है। क्रिस्टल का परिभाषा आप लोग देख लिया, क्रिस्टल जालक पता है किसे बोलेंगे, ये 3D में होता है। क्रिस्टल जालक किसमें होता है, 3D। 3D मतलब होता है त्रिविमीय। त्रिविमीय, त्रिविमीय मतलब पता है क्या होता है, त्रिविमीय मतलब 3D। अगर ये जो आप बनाते हैं ग्राफ एक्स और वाई अक्ष का, ऐसा ग्राफ बनाते हैं ना आप, तो ये 2D ग्राफ होता है, एक्स अक्ष वाई अक्ष। देखिए 3D किसको बोलते हैं, अगर केवल एक्स एक्सिस काम आए या वाई एक्सिस काम आए या जेड एक्सिस काम आए तो उसे हम लोग 1D बोलते हैं, 1 डायमेंशन। और जब एक एक्स एक्सिस काम आए और एक वाई एक्सिस काम आए, मतलब दोनों काम आना चाहिए, तो उसे हम लोग 2D बोलेंगे, 2 डायमेंशनल, द्विविमीय। एक विमीय ये हो गया, द्विविमीय एक हो गया। और त्रिविमीय कब बोलेंगे, जब एक्स भी काम में आ रहा हो, वाई भी काम में आ रहा हो और जेड भी काम में आ रहा हो। मतलब ऐसा, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड, तो ये 3D हो गया। मतलब एक्स भी काम में आ रहा है, वाई भी काम में आ रहा है और जेड भी काम आ रहा है, तो ये 3 डायमेंशन, इसी ही बोलते हैं त्रिविमीय। तो जो क्रिस्टलीय जालक होता है ये 3D में, मतलब त्रिविमीय में ये 3D होता है, इसलिए आपको बोर्ड में नहीं समझ में आएगा। ये देखिए जो लाइन है ना जेड का, ये आगे निकला हुआ है। देखिए ये एक्स अक्ष हो गया बोर्ड पे, ये वाई अक्ष हो गया बोर्ड पे, और ये जेड अक्ष ऐसे होगा इस तरीके से। जेड मतलब ऐसा, देखिए ये दिख रहा है आपको, ये एक्स अक्ष, ये इधर वाला मेरा उंगली वाई एक्स और ये जेड एक्स, ये 3D फिगर है, एक्स वाई और जेड। तो इसे मैं बोर्ड में कैसे बनाऊं, देखिए ऐसे है, इस तरीके से। ये वाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, ये जेड अक्ष हो गया। समझ में आया, ये 3D फिगर हो गया। तो 3D में क्रिस्टलीय जालक क्या होता है, 3D में अनंत बिंदुओं के समूह को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय जालक बोलते हैं। अनंत बिंदु क्या हो गया, या तो परमाणु होगा, या तो अणु होगा, या तो आयन होगा। तो 3D में जब अनंत बिंदुओं के समूह आपस में जुड़ते हैं तो उससे किसका निर्माण होता है, क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। और क्रिस्टल क्या होता है, संरचनात्मक इकाइयों का एक नियमित व्यवस्था में निश्चित क्रम में जुड़ने से क्रिस्टल का निर्माण होता है। ठीक है, आप दोनों ये समझ गए। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे, ठीक है, क्रिस्टल तंत्र देखते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, क्रिस्टल तंत्र जो होते हैं वो टोटल 7 होते हैं। वो देखने से पहले आपको क्रिस्टल का पैरामीटर देखना पड़ेगा। पैरामीटर मतलब पता है क्या होता है, पैरामीटर, देखिए पैरामीटर, इसे प्राचाल भी बोलते हैं, प्राचाल, पैरामीटर मतलब क्रिस्टल का क्या क्या पैरामीटर होता है, मतलब उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब का मतलब मेजर करके, उसका जो भुजा होता है ये सब का नाप करके उसका पैरामीटर कितने प्रकार के होते हैं, और पैरामीटर के आधार पर ही क्रिस्टल तंत्र होते हैं। देखिए तो पैरामीटर, पैरामीटर मतलब क्या होता है, जैसे कि ये क्रिस्टल है, देखिए ये मैंने एक क्रिस्टल बना दिया, ये क्या है, क्रिस्टल। देखिए अब ये कौन सा क्रिस्टल है इसमें आप दिमाग मत लगाइए, मान लीजिए कि अभी ये क्रिस्टल है, तो
इसका देखिए 3 भुजा, देखिए मैं इस तरफ से बनाता हूं। ये क्रिस्टल बना दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे जो ये अक्ष है, ये वाला, ये एक्स अक्ष मान लीजिए आप, और ये जो लंबा है सीधा लाइन, इसको मान लीजिए वाई अक्ष, और ये जो इधर है इसे मान लीजिए आप जेड अक्ष। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो ये 3 अक्ष हो गया इसमें। देखिए और आप क्या कीजिए, जो एक्स अक्ष की लाइन है, इस लाइन का आप डिस्टेंस मान लीजिए ए है, मतलब ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के लाइन का डिस्टेंस ए है, वाई एक्सिस के लाइन का डिस्टेंस बी है, और जेड एक्सिस के लाइन का डिस्टेंस क्या है, सी। मतलब यहाँ पे कितनी दूरी हो गई, एक दूरी ए, दूसरी दूरी बी, तीसरी दूरी सी। इसे बोलते हैं अक्षीय दूरी। अक्षीय दूरी, एक्सियल डिस्टेंस। ये कितने हो गए, एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया। मतलब एक्स का जो होगा वो ए होगा, वाई एक्सिस का वो बी होगा, और जेड एक्सिस का क्या होगा, वो सी होगा। अब देखिए अक्षीय दूरी कितना हुआ, 3, 1 2 3। अब एक होगा अक्षीय कोण। अक्षीय कोण मतलब एक्सियल एंगल। ये देखिए क्या होगा, तो 3 भुजा है, मतलब 3 लाइन है, तो तीनों के बीच में 3 ही कोण होगा। तो देखिए ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में गामा कोण होता है। ए और बी के बीच में गामा एंगल। ए और सी, यहां पे एक एंगल बन रहा है, ए और सी के बीच में बीटा एंगल होता है, बीटा, ठीक है। और बी और सी, ये वाला एंगल, बी और सी के बीच में अल्फा एंगल होता है। देखिए मैं जो आपको बता रहा हूं आपको यही याद रखना पड़ेगा, आप इसे चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है साइंटिस्ट ने बताया है, ठीक है। आप इसे अपने मन से चेंज नहीं करिए, ये नहीं कि आप बी और ए के बीच में अल्फा कोण ले लें, ऐसा नहीं होगा। मैं जो बता रहा हूं यही आपकी बुक में भी दिया हुआ है, और यही आपको अगर एग्जाम में आता है पैरामीटर लिखने तो आपको यही सेम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए आपको याद करना पड़ेगा, बी और ए के बीच में गामा एंगल, ए और सी के बीच में बीटा एंगल, और बी और सी के बीच में अल्फा एंगल होता है। तो अक्षीय कोण क्या हो गया, बी और ए के बीच में, मतलब ए और बी के बीच में क्या हो गया, गामा एंगल, गामा कोण, एक गामा है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में अल्फा कोण हो गया, ठीक है। और ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में क्या हो गया, बीटा एंगल, मतलब बीटा कोण। तो अक्षीय दूरी कितनी थी, 3। अक्षीय कोण कितने हैं, एक ये, एक ये, एक ये, मतलब ये भी 3, मतलब 3 अक्षीय कोण, 3 अक्षीय दूरी। तो टोटल पैरामीटर कितने हो गए क्रिस्टल के, 6। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि क्रिस्टल के कितने पैरामीटर होते हैं, तो 6 पैरामीटर होते हैं। कितने होते हैं, 6। अगर और डिटेल में पूछेगा तो वो पूछेगा कितनी अक्षीय दूरी होती है, तो 3। अक्षीय कोण कितने होते हैं, तो 3। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। तो पैरामीटर कितने, 6। इसी 6 पैरामीटर को अलग अलग चेंज करके हम लोग क्रिस्टल तंत्र का निर्माण करते हैं। फिर से सुनिए, यही पैरामीटर मतलब लंबाई, चौड़ाई, ये क्या है, ये लंबाई है, दूरी क्या होती है, एक लंबाई होती है। तो इसी लंबाई को हम लोग बदल बदल करके और इसी कोण को बदल बदल करके हम लोग क्या करते हैं, क्रिस्टल तंत्र का निर्माण करते हैं। कुल क्रिस्टल तंत्र कितने होते हैं, 7। क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी है, 7 मुख्य क्रिस्टल तंत्र, जो कि किससे निर्माण होता है, इसी 6 पैरामीटर्स को बदल बदल करके हम लोग क्रिस्टल तंत्र का निर्माण करते हैं। समझ में आया। देखिए वो 7 क्रिस्टल तंत्र क्या है, मैं यहाँ पे आपको बगल में दिखा देता हूं, आपके आ रहा भी होगा 7 क्रिस्टल तंत्र। देखिए इसमें बहुत सारी चीज है। इसमें देखिए एक घनीय होगा क्रिस्टल, एक होगा त्रिनताक्ष, मतलब इसमें सम्मित और सम्मित। आपको देखिए अगर जेई और नीट का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये पूरा टेबल याद करना पड़ेगा, बिना याद किए आपको नहीं कुछ चलने वाला है, आपको पूरा याद करना पड़ेगा। लेकिन आप क्लास 12th में है तो इससे क्या है, एक दो को ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछता है जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला जो है घनीय, देखिए ऊपर में आपको आ रहा होगा घनीय, क्रिस्टल तंत्र में जो पहला होगा वो घनीय होगा, मतलब क्यूबिक। जो क्यूबिक होता है वो सबसे सम्मित होता है। सम्मित मतलब इन द सेंस क्या है, उसमें जो ए है और बी है और सी है, मतलब ए बराबर बी बराबर सी होगा, मतलब ए का डिस्टेंस, बी का डिस्टेंस और सी का डिस्टेंस समान होगा, ठीक है। और जो एंगल है अल्फा, बीटा और गामा,
अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होगा। आपके बगल में आ रहा होगा, आप देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए बोर्ड में मैं नहीं बना रहा हूँ, आपको मैं इसी डायग्राम से ही समझा देता हूँ। तो जो घनीय होता है वो क्या होता है, ए बराबर बी बराबर सी, और उसमें अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये घनीय क्रिस्टल तंत्र है। और इसका उदाहरण भी आप बगल में देख सकते हैं। इसका उदाहरण होता है NaCl, KCl, जिंक ब्लेंड, जिसका जिंक ब्लेंड का सूत्र क्या होता है, ZnS, जिंक ब्लेंड का सूत्र है, ठीक है। तो ये इसका उदाहरण है। ये हो गया सम्मित। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 12th में क्या पूछेगा कि सबसे सम्मित क्रिस्टल तंत्र कौन सा होता है। ऑप्शन में रहेगा 4 ऑप्शन, तो आपको घनीय मारना है। या फिर और डीप क्या पूछ सकता है कि घनीय में अक्षीय दूरी क्या होती है, तो ए बराबर बी बराबर सी होती है, ठीक है। और अक्षीय कोण घनीय क्रिस्टल तंत्र में क्या होता है, तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ठीक है। 2 क्वेश्चन ये बन गया। और 2 क्वेश्चन देखिए, त्रिनताक्ष, त्रिनताक्ष ये जो होता है सबसे असम्मित होता है। असम्मित मतलब ना ही इसमें ए बराबर बी बराबर सी होगा, मतलब ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और तो और अल्फा बराबर अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा नॉट इक्वल टू गामा, ये होगा, और गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब इसमें अक्षीय कोण भी असम्मित है, अक्षीय दूरी भी असम्मित है। समझ में आ गया। इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आप इसे चाहे तो याद कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं जितना बता रहा हूं 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्टिव इससे आप याद कर लीजिए, ठीक है। आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप नीट और जेईई के स्टूडेंट है तो आपको ये पूरा याद ही करना होगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया क्रिस्टल तंत्र के बारे में। टोटल कितने क्रिस्टल तंत्र है, 7, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्रिस्टल तंत्र के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट सेल, यानी कि एकक कोशिका, यानी कि इसे इकाई सेल भी बोलते हैं। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इकाई सेल हम लोग किसे कहेंगे, एकक कोशिका हम लोग किसे कहेंगे। तो देखिए आप लोगों ने क्रिस्टल जालक पढ़ लिया, तो क्रिस्टल जालक जो है उसका एक त्रिविमीय हिस्सा, क्रिस्टल जालक का त्रिविमीय हिस्सा, जिसे बार बार दोहराने पर एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई सेल। देखिए एक एग्जांपल से समझिए। जैसे ये एक दीवार है, ये क्या है, एक दीवार है। ये मैंने एक दीवार बना दिया। अब इस दीवार दीवार किससे बना है, ईंट से मिलकर बना है, ईंट ब्रिक्स, मान लेते हैं ये ब्रिक्स है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही ब्रिक्स को बार बार यहाँ, कभी ये ब्रिक्स को यहाँ रख रहे हैं, फिर यहाँ रख रहे हैं, कभी यहाँ रख रहे हैं, कभी यहाँ रख रहे हैं। मतलब एक ही ईंट को अलग अलग स्थान पर रख करके हम लोग दीवार का निर्माण करते हैं, वॉल का निर्माण करते हैं। तो ये जो दीवार है ना, ये जो ईंट है, इसी ईंट को बोलते हैं इकाई सेल, इकाई सेल। और ये पूरी संरचना क्या कहलाएगी, पूरी संरचना को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल। ये पूरी क्या कहलाएगी, क्रिस्टल। और क्रिस्टल का वह त्रिविमीय हिस्सा, ईंट कैसा होता है, 3D में होता है। 3D मतलब उसका लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई भी होता है, 3D। तो वो 3D फिगर इकाई सेल हो गई, और वो पूरा क्रिस्टल क्या हो गया, मतलब वो पूरा संरचना क्या हो गया, क्रिस्टल हो गया। तो इसका परिभाषा आप कैसे लिखेंगे कोष्टिका का, कितना इजी है। देखिए क्रिस्टल जालक का वह त्रिविमीय हिस्सा जिसे बार बार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई सेल बोलते हैं। समझ में आया, एक बार फिर सुनिए। क्रिस्टल जालक का वह त्रिविमीय हिस्सा जिसे बार बार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई सेल बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं, या हिंदी में एकक कोशिका बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया। ये जो इकाई सेल होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल इकाई सेल, मतलब सिंपल यूनिट सेल। दूसरा होता है फलक इकाई सेल, फेस यूनिट सेल। और फेस यूनिट सेल फिर 3 प्रकार के होते हैं, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूं लिख करके। देखिए इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है सरल इकाई सेल, सरल एकक कोशिका। एक होता है सरल एकक कोशिका, सिंपल यूनिट सेल। और एक होता है फलक एकक कोशिका, फलक एकक कोशिका, मतलब फेस यूनिट
सेल्स। तो पहला क्या होता है, सरल एका कोशिका, दूसरा होता है फलक एका कोशिका। किसके आधार पर, कणों की व्यवस्था के आधार पर। मतलब कणों की व्यवस्था के आधार पर इकाई सेल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सरल एकक कोशिका जिसे हम लोग सरल इकाई सेल भी बोलते हैं, दूसरा होता है फलक एकक कोशिका जिसे हम लोग फलक यूनिट सेल या फेस यूनिट सेल या फिर फलक इकाई सेल भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो होता है ये तीन प्रकार का होता है, एक होता है बीसीसी, एक होता है एफसीसी, एक होता है ईसीसी। देखिए आपके जो सिलेबस में है वो सरल एकक कोशिका है, बीसीसी है, एफसीसी है, ये तीनों है। लेकिन अगर आप जेई और नीट के स्टूडेंट है तो उसमें आपको ईसीसी भी पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको वो ही बताऊंगा। ऐसे ही टैगलाइन मैंने नहीं दे दी है, ठीक है, तो मैं आपको ईसीसी के बारे में भी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए ये जो सिंपल यूनिट सेल होता है ये एक प्रकार का होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एससीसी, सिंपल क्यूबिक सेल, सरल एकक कोशिका, सिंपल क्यूबिक सेल, सरल एकक कोशिका। सिंपल क्यूबिक सेल मतलब सरल घनीय एकक कोशिका, घनीय होता है एकक कोशिका, ठीक है। देखिए 7 प्रकार का होता है, आप लोगों को मैंने बता दिया है। क्रिस्टल तंत्र कितना होता है, 7 प्रकार का। सातों में कहीं कहीं पे एससीसी होता है, कहीं पे एफसीसी होता है, कहीं पे ईसीसी होता है, कहीं पे बीसीसी होता है, लेकिन जो सबसे सम्मिलित होता है वो घनीय होता है। इसलिए हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ घनीय है, मतलब क्यूबिक है, इसलिए सिंपल क्यूबिक सेल मतलब सरल घनीय एकक कोशिका। और फेस यूनिट सेल मतलब 3, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। बॉडी सेंटर्ड सेल, फेस सेंटर्ड सेल और एंड सेंटर्ड सेल। देखिए ये सब का परिभाषा क्या होगा, एससीसी का, एससीसी किसे बोलेंगे, तो देखिए क्रिस्टल पहले मैं आपको बनाता हूं, तो घनीय क्रिस्टल बनाते हैं। ये मैंने क्रिस्टल बना दिया। अब आप देखिए, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं अपने रूम में बैठ के देख रहे होंगे, तो आप अपने रूम के हर एक कोना का देखिए, कोना कोना मतलब ऊपर कितना कोना है, 4 कोना है, नीचे कितना कोना है, 4 कोना है। तो ऊपर कितने कोने हो गए, 4, नीचे कितने कोने हो गए, 4। देखिए यहां पर भी है एक कोना, ये 2 3 1 4, मतलब ऊपर में 4 कोना और नीचे में भी 4। देखिए 1 2 3 और 1 4, मतलब 4 कोना ऊपर, 4 कोना नीचे। तो एससीसी सरल एकक कोशिका किसे कहेंगे, देखिए वह एकक कोशिका या वह इकाई सेल जिसके प्रत्येक कोनों पर, मतलब कितने कोण होते हैं, 8 कोण, मतलब 8 कोनों पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं। अवयवी कण मतलब या तो परमाणु होगा, या तो अणु होगा, या तो आयन होगा, आपको मैंने बता दिया है। संरचनात्मक इकाई मैंने आपको बता दिया है। तो एकक कोशिका सरल एकक कोशिका किसे बोलेंगे, सरल एकक कोशिका मतलब वह इकाई सेल जिसके 8 कोनों पर अवयवी कण उपस्थित हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सरल एकक कोशिका, एससीसी। अब देखिए फलक, तो इसमें फलक लगा हुआ है। फलक मतलब आप समझते हैं, फलक मतलब होता है सतह, सतह मतलब सरफेस, फेस। तो ये जो तीनों प्रकार है बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी, इसमें डेफिनेशन में फलक में कुछ ना कुछ अवयवी कण होगा, तो वो हम लोग देखते हैं। तो बीसीसी क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर्ड सेल। तो देखिए फलक एकक कोशिका का पहला बीसीसी, तो बीसीसी में क्या होता है, जो अवयवी कण होते हैं वो 8 कोनों पर तो उपस्थित होते ही हैं, 8 कोनों पर उपस्थित होना कंपलसरी है। उसके अलावा बॉडी के बीचों बीच होते हैं, बॉडी है ना, बॉडी, बॉडी सेंटर्ड सेल मतलब बॉडी, ये जो पूरा बॉडी है उसके बीचों बीच उपस्थित होता है एक कण, एक ही कण, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बीसीसी। समझ में आया, फिर से देखिए, बॉडी सेंटर्ड सेल इसे हिंदी में बोलते हैं अंतः केंद्रित एकक कोशिका। तो बीसीसी किसे बोलेंगे, वैसा इकाई सेल या वैसा एकक कोशिका जिसके प्रत्येक कोनों पर 8 अवयवी, प्रत्येक 8 कोनों पर अवयवी कण तो उपस्थित हो, उसके अलावा एक अवयवी कण उसके बीच में भी उपस्थित हो। समझ में आया, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बीसीसी। देखिए बगल में आपको परिभाषा आ रहा होगा, सेम जो मैं बोल रहा हूं वही परिभाषा आपको एग्जाम में भी लिखना है, ठीक है। तो बीसीसी किसे बोलेंगे, वैसा इकाई सेल जिसके 8 कोनों पर अवयवी कण उपस्थित हो, उसके अतिरिक्त या उसके अलावा एक कण उसके बीच में भी उपस्थित हो, उसे हम लोग बीसीसी बोलेंगे, बॉडी सेंटर्ड सेल। अब देखिए एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो एफसीसी किसे बोलेंगे, तो एफसीसी मतलब हो गया, देखिए फेस में होना चाहिए, फेस मतलब क्या होता है, फलक पे, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, फलक केंद्रित एकक कोशिका, ठीक है। तो इसका क्या होगा परिभाषा,
वैसा इकाई सेल जिसके आठों कोनों पर, 8 कोनों पर होना कंपलसरी है, मतलब आठों कोनों पर होना क्या है, कंपलसरी है। आठों कोनों पर सब में होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। कुछ कुछ चेंज हो रहा है, समझ में आया? तो एफसीसी में क्या लिखेंगे हम लोग, आठों कोनों पर कण उपस्थित हो, अवयवी कण, उसके साथ साथ इसके फलक पर भी उपस्थित हो। तो कितने फलक होते हैं, देखिए एक फलक ऊपर का हो गया, देखिए एक ये फलक हो गया, यहां पे एक बीच में उपस्थित हो, एक देखिए ये फलक हो गया, ये वाला फलक, उसके बाद एक नीचे का फलक हो गया सरफेस, वहां पे एक बीच में उपस्थित हो, एक देखिए ये वाला सतह हो गया, यहां उपस्थित हो, एक देखिए ये पीछे वाला, पीछे उस तरफ, तो वहां पर एक हो जाएगा, और एक ये आगे वाला, तो यहां पर एक हो जाएगा। मतलब टोटल कितना हो गया, 6 फलक होता है ना। एक देखिए एक ये दीवार, एक ये दीवार, एक आपके सामने वाला, एक मेरे सामने वाला, 4 हो गया, एक ऊपर एक नीचे, 6, मतलब टोटल 6 सतह होती है। तो 3D फिगर में कितना, 6 सतह। तो फलक एफसीसी का परिभाषा क्या लिखेंगे हम लोग, वैसा इकाई सेल जिसके आठों कोनों पर अवयवी कण उपस्थित हो, उसके अलावा या उसके अतिरिक्त प्रत्येक फलक पर भी एक एक अवयवी कण उपस्थित हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एफसीसी के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं ईसीसी। ये जो टॉपिक है ये जेई और नीट के स्टूडेंट के लिए ही है, ठीक है। तो देखिए ईसीसी किसे बोलेंगे, इसे हिंदी में बोलते हैं अंत्य एकक कोशिका, अंत्य और इंग्लिश में बोलते हैं एंड सेंटर्ड सेल। तो इसे कैसे बोलेंगे, देखिए इसमें भी वही सेम होता है, कुछ चेंज होता है। क्या चेंज होता है, देखिए इसे कैसे बोलेंगे, वैसा इकाई सेल जिसके आठों कोनों पर अवयवी कण उपस्थित हो, इसके अलावा 2 विपरीत फलकों पर अवयवी कण उपस्थित होना चाहिए। मतलब 2 विपरीत फलक क्या हो सकता है, देखिए 8 कोनों पर तो उपस्थित है, विपरीत फलक क्या हो सकता है, या तो ये दोनों होगा आमने सामने वाला फलक, जैसे कि ये सामने है तो ये मेरे सामने है, एक ऊपर है तो नीचे है, इधर है तो इधर है, ठीक है। इसको बोलते हैं विपरीत, आमने सामने। तो एक इधर होगा और एक इधर होगा, आमने सामने। एक हो गया ये प्रकार, इसी से 3 प्रकार का होता है। एक ये हो गया, और क्या होता है, एक ऐसा हो जाएगा, देखिए अगर एक ऊपर लेंगे तो एक नीचे हो जाएगा, एक ऊपर हम लोग अभी कर रखेंगे तो एक नीचे चला जाएगा ऑटोमेटिक। इसका परिभाषा क्या होता है, वैसा इकाई सेल जिसके आठों कोनों पर अवयवी कण उपस्थित हो, उसके अलावा एक कण इसके 2 विपरीत सतह पर भी उपस्थित हो। मतलब एक यहां भी उपस्थित है तो इसके सामने कौन सा सतह है, ये सतह, तो यहां भी उपस्थित होगा। अगर ऊपर उपस्थित है तो नीचे भी उपस्थित होगा। अगर अंदर में उपस्थित है, अंदर वाला सतह, उसमें एक कण उपस्थित है तो उसके बाहर वाला सतह में भी उपस्थित होगा। तीनों में से एक ही जगह होना चाहिए, समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा, एक ईसीसी हो जाएगा। फिर से ईसीसी का परिभाषा सुन लीजिए, काफी थोड़ा डीप है इसीलिए मैं आपको फिर से बता रहा हूं। देखिए वैसा इकाई सेल जिसके आठों कोनों पर अवयवी कण उपस्थित हो, उसके अलावा किन्हीं 2 विपरीत सतह पर, किसी भी 2 विपरीत सतह पर एक अवयवी कण उपस्थित होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ईसीसी बोलेंगे। एंड सेंटर्ड सेल, इसके बारे में भी और डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इस सबका परमाणु संख्या भी हम लोग निकालेंगे, ये सबका डायमीटर निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, ठीक है। ये सब भी हम लोग निकालने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा डेरिवेशन भी होगा केमिस्ट्री में, आपको देखना पड़ेगा, 12th में पूछा जाता है, ठीक है। और जेई नीट में ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, और 12th में भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसे रब करते हैं और आगे हम लोग पढ़ते हैं एससीसी, बीसीसी और एफसीसी और ईसीसी के बारे में थोड़ा डीप में, ठीक है। देखिए एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी, ये जो है चारों चीज ये 3D फिगर में होता है। तो 3D फिगर तो मैं 2D बोर्ड पे तो बना नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। देखिए आपके बगल में डायग्राम आ रहा होगा, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप ये डायग्राम देखिए। देखिए इसमें सबसे पहले आप एससीसी देखिए। तो एससीसी में आप क्या देख रहे हैं, 1 2 3 4, मतलब 4 गोला ऊपर है और 4 गोला नीचे है, ऐसा कुछ टाइप का है। 4 गोला ऊपर है और 4 गोला नीचे है। देखिए यहाँ पे नहीं बन पाएगा, बोर्ड में 3D फिगर नहीं बन पाएगा, तो आप डायग्राम सही देखिए। 4 गोला ऊपर है, 4 गोला नीचे है, ठीक है। ये आपका वास्तविक रूप है। ये कैसा रूप है, वास्तविक रूप है। आपको जब भी मैं एससीसी बोलूं तो आपको दिमाग में यही आना चाहिए, 4 गोला ऊपर, 4 गोला नीचे, और जितने भी गोले हैं आपस में टच है। आप देखिए चारों गोला आपस में टच है ऊपर में, और नीचे का चारों गोला आपस में टच है, बगल का चारों गोला आपस में टच है, और उसके बगल में आपस का जितना भी 4 गोला है आपस में टच है। मतलब जो गोले हैं इसमें आपस में टच हो रहे हैं, इसे बोलते हैं निकटवर्ती गोला। आपस में जितने भी हो रहे हैं टच हो रहे हैं, ठीक है।
तो जो चारों गोला है उसे हम लोग उसका केंद्र को अगर हम मिला देंगे, उसके जब हम लोग केंद्र मिला देंगे तो ऐसा कुछ बनता है, ऐसा करके बनेगा। फिर उसे हम लोग ऐसा बना देंगे। तो देखिए बन गया ना ये एससीसी। वो जो चारों गोला ऊपर है उसके केंद्र को और नीचे के चारों गोला का केंद्र को एक हम लोग लंबा डंटा से, डंटी, ये जो डंटी है इससे अगर हम लोग मिला देते हैं तो कुछ इस तरीके की आकृति बनती है। तो ये जो आकृति ये आभासी है, ये इतना यूज आता है कि बच्चों को लगता है कि यही एससीसी है। ये एससीसी नहीं है, ये हम लोगों ने पढ़ने के लिए बनाया है, सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई। ये हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया है पढ़ने के लिए, अध्ययन के लिए ये आसान होगा, इसलिए हम लोग बनाए। ये एससीसी नहीं है। एससीसी ये देखिए चारों गोला आपके ऊपर में है, चारों गोला नीचे में है, ये वास्तविक रूप है। और इसका आभासी रूप क्या है, ये पढ़ने के लिए ये आसान होता है क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग एक कण रख देंगे, एक कण यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे और चार कण नीचे रख देंगे। तो देखिए 1 2 3 4 गोला नीचे, 4 गोला ऊपर। तो इसे हम लोगों ने पढ़ने के लिए छोटा किया हुआ है गोला को, लेकिन ये वास्तविक में कैसा है, 4 गोला ऊपर 4 गोला नीचे। समझ में आया? तो ये एससीसी हो गया। अब आप लोग बीसीसी देखिए। तो देखिए बीसीसी में क्या देख रहे हैं आप, ये ऐसा बना हुआ है सेम। बीसीसी में क्या है, 4 गोला ऊपर है, 4 गोला नीचे है और एक गोला आप देखिएगा उसके बीच में भी घुसा हुआ है। मतलब 4 गोला ऊपर है, 4 गोला नीचे, एक गोला बीच में है। तो वो जो है वास्तविक रूप है और उसका आभासी रूप ये है। एक क्यूब बना लिए और देखिए 4 गोला यहां डाल दिए और एक गोला बीचों बीच डाल दिए। तो वो जो है वास्तविक रूप है और ये जो है आभासी रूप है। इसे हम लोग बीसीसी नहीं बोलेंगे। हालांकि पढ़ने के लिए यही इंपॉर्टेंट आपके लिए। ये इतनी बार आएगा कि आपको लगेगा, बच्चों को लगता है कि यही बीसीसी है, बच्चों को लगता है यही एससीसी है, लेकिन वास्तविक रूप में मैं आपको बता रहा हूँ डायग्राम से, क्योंकि 3D इमेज है। 4 गोला ऊपर और 4 गोला नीचे हो केवल, तो उसे हम लोग एससीसी बोलेंगे। पढ़ने के लिए हम लोग इस फिगर का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया? अगर बीसीसी की बात करें तो देखिए 4 गोला ऊपर, 4 गोला नीचे और एक गोला बीच में, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बीसीसी। और पढ़ने के लिए हम लोग ये फिगर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब एफसीसी देखिए, ध्यान से देखिए। एफसीसी जो होगा, 4 गोला ऊपर होगा, 4 गोला नीचे भी होगा और हर एक फलक पर भी गोला होगा। आप ध्यान से देखिए, एक फलक पे एक गोला, फिर उसके सामने वाले फलक पे एक गोला, उसके ऊपर एक गोला, उसके नीचे एक गोला और उसके पीछे एक गोला, उसके आगे एक गोला। मतलब कुछ इस तरीके से। हर एक कोने पे होगा एक एक गोला। 4 गोला ऊपर हो गया। अब एक एक फलक पे, एक ऊपर, एक नीचे, एक दाएं, एक बाएं और एक पीछे की साइड। देखिए ये वाला सतह पे पीछे और एक ये वाला सतह पे आगे। मतलब 6 गोला फलक पे होगा और 8 गोला उसके कोने पर होगा। समझ में आ गया? अब आप ईसीसी देखिए। ये कौन सा हो गया, एफसीसी। ईसीसी क्या होता है, ईसीसी 3 प्रकार का होता है। देखिए इसमें क्या होगा, ईसीसी में तो हर एक कोना पर तो गोला होगा ही। गोला मीन्स कण, या तो परमाणु होगा, या तो अणु होगा, या तो आयन होगा। गोला इन द सेंस क्या है, वह परमाणु है, या तो अन है, या अणु है, या तो क्या है, आयन है। ठीक है। तो देखिए इसी से क्या होता है, हर एक कोना पर तो उसका गोला होगा ही, लेकिन उसके किन्हीं 2 विपरीत सतह पर भी गोला होगा। या तो आप ऊपर नीचे ले लीजिए, या तो आप सामने आमने ले लीजिए, या फिर आप अंदर और बाहर ले लीजिए। तो हम लोग क्या ले लें, एक ऊपर ले लेते हैं, एक नीचे ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ईसीसी। आपको किसी भी दो विपरीत सतह पर एक एक गोला लेना है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ईसीसी। समझ में आया? ये जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया ये वास्तविक है, और यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं ये आभासी है। इसे ही, ये 100% सही नहीं है। इसे हम लोग पढ़ने के लिए, अपनी सुविधा के लिए सिंप्लीफाई करके पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो जब भी आपके दिमाग में, मैं जब भी एससीसी बोलूं, जब भी बीसीसी बोलूं, जब भी एफसीसी बोलूं, तो आपको दिमाग में ऐसा डायग्राम आना चाहिए। ठीक है ना? तभी आप लोग ज्यादा केमिस्ट्री को समझ पाएंगे। ठीक है ना? बच्चे ये सबको रख लेते हैं और टीचर बता भी देता है, ये देख लो एससीसी है, ये देख लो बीसीसी है, और उसका दिमाग में वही चलेगा। एससीसी जैसे कोई पूछेगा तो वो दिमाग में ये बना लेगा, एससीसी तो यही होता है। लेकिन ओरिजिनल में कैसा होता है, 8 4 ऊपर 4 नीचे, और बीसीसी 4 ऊपर 4 नीचे एक बीच में, एफसीसी 4 ऊपर 4 नीचे और एक हर एक फलक पर
ठीक है। और ईसीसी हर एक कोने पर एक एक गोला और किन्हीं दो विपरीत सतह पर एक एक गोला, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ईसीसी। तो देखिए अब इसके आगे हम लोग इस सब का परमाणु संख्या निकालेंगे, मतलब इस सब का परमाणु संख्या क्या होता है, एटम नंबर, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका त्रिज्या निकालेंगे, डायमीटर निकालेंगे, ये सब हम लोग आगे का डेरिवेशन करेंगे। तो आप लोग कंटिन्यू बनाए रखें। देखिए मैं बहुत दिन बाद ये वीडियो डाल रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट बार से मैं कंटिन्यू रहूंगा। मेरा भी प्रॉब्लम समझिए, बहुत सारा टॉपिक्स मुझे कवर करना पड़ता है। अभी कंपटीशन का मैथ भी चल रहा है चैनल में, फिजिक्स भी चल रहा है, मैथमेटिक्स भी स्टार्ट हो जाएगा, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, बहुत सारा सब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है ना। तो सब कुछ पढ़ाना है लेकिन टाइम की कमी है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सब का डेरिवेशन करवाऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने 12th के स्टूडेंट को इसको शेयर कर दीजिए, और कोई आईआईटी जेईई नीट्स अगर कोई पढ़ रहा है तो उन्हें भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।